उनका हाल जो है वो क्या है और हमारा भी जो होने जा रहा है वो भी पता है आपको कि जो कीमत कौम ने पे की है, कीमत जो कौम ने पे की है, 40% ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे। 11% वाली जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो माइनस हो गई, टेक्सटाइल माइनस हो गई, फॉरेन रेमिटेंस माइनस हो गई, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो आपका हार्डली चल रही है। यहाँ पे बिजली की कंजम्पशन 24% कम हो गई, तेल की कंजम्पशन 25% कम हो गई, 50% कानें बिकना कम हो गई, 29% सीमेंट की कंजम्पशन कम हो गई, यानी सारा मुल्क बेरोजगार। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्तमान हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हो, पाकिस्तान में आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी अपने पैर पसार चुकी है कि पाकिस्तान की इसके साथ साथ इकोनॉमी भी डाउन जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज के समय पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इतना वेरिएंस आ गया है कि अब पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत उसको बैलेंस नहीं कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ इनके जो रेमिटेंस वगैरह है वो भी लगभग खत्म हो चुके हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग ध्वस्त सी हो चुकी है। तो इस डिबेट में ये भी चर्चा की गई है कि कैसे आज पाकिस्तान की इकोनॉमी हर सेक्टर में डाउन चली गई है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन की वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान के कोई भी नेता आपस में बैठ के डिस्कशन नहीं करना चाहते कि इस इकोनॉमी को कैसे और कहां तक ले जाया जाए। सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है और कुर्सी हथियाने के बाद मोटा माल खींच के वापस बाहर निकलने की नीति हमेशा से पाकिस्तान के नेताओं की रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आने वाली नस्लों या मौजूदा नस्ल जो 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12-14 साल का बच्चा, हर रोज 15,000 लोग 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं। सारों की नज़र में मैं डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को या अदारे को वीक करती है कि ये एक ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं। अबव द लॉ इस मुल्क के आइन के मुताबिक कोई भी नहीं है। अगर कोई भी नहीं है तो कुछ अदारे लोग अगर समझते हैं तो फिर साफ़ी क्यों ना कहे कि मैं भी अबव द लॉ हूँ, वकील क्यों ना कहे मैं भी अबव द लॉ हूँ, सियासतदान कहता है मैं भी अबव द लॉ हूँ, पार्लियामेंटेरियन कहता है मैं भी अबव द लॉ हूँ, वकील कहता है, जज कहता है, आर्मी वाले डेफिनेटली वो साबित कर रहे हैं कि वो अबव द लॉ है। सो इस यहाँ फिर आपको कुछ लोगों को आपके लिए थोड़े से लोग रह जाएंगे जिन पे आप लॉ अप्लाई कर दें, बाकी लोग अबव द लॉ हो जाएंगे। 2 पाकिस्तान बन जाएंगे, एक नहीं 2 पाकिस्तान, एक नहीं 2 कानून, एक नहीं 2 तरह के लोग। सो मैं समझता हूं कि इस तरह मुल्क नहीं चलते, रियासतें इस तरह नहीं बचती। और फिर मॉडर्न दौर में आज अगर इस तरह की कोई रियासत जहां पे इतनी ब्रूटल पावर हो, वो तो शायद ये क्या नाम है, बर्मा है या नॉर्थ कोरिया है। और उनका हाल जो है वो क्या है और हमारा भी जो होने जा रहा है वो भी पता है आपको कि जो कीमत कौम ने पे की है, कीमत जो कौम ने पे की है, 40% ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे। 11% वाली जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो माइनस हो गई, टेक्सटाइल माइनस हो गई, फॉरेन रेमिटेंस माइनस हो गई, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो आपका हार्डली चल रही है। यहाँ पे बिजली की कंजम्पशन 24% कम हो गई, तेल की कंजम्पशन 25% कम हो गई, 50% कानें बिकना कम हो गई, 29% सीमेंट की कंजम्पशन कम हो गई, यानी सारा मुल्क बेरोजगार हो गया। 2.5 करोड़ नए लोग आपका गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। फूड 30% महंगी हुई है, लिहाजा बेरोजगार गुर्बत की लकीर से 22 मिलियन लोग और नीचे गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। अब ये हाल है और आपकी अनाज जो है उसको पानी नहीं आ रहा, आपकी अनाज जो है वो सेंची नहीं जा रही। सो बेसिकली मैं कहता हूं कि ये जो मुल्क है, ये मुल्क होगा तो कोई हुक्मरान नहीं करेगा ना। कभी हमने सामना है, हमारा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप बढ़ता जा रहा है उसने भी हमें परेशान कर रखा है। मौजूदा सूरत हाल में क्या ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए? क्या यही वो वक्त है, या आज से 3 महीने बाद का वो वक्त है, या फिर जब नई हुकूमत आनी तब ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए? ये एक अहम सवाल है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को देखते हुए मुआशी हिकमत अमली को तरतीब देना यह वक्त की अहम जरूरत है। क्यों नहीं हो पा रहा, इसके बीच में रुकावट कौन है? इसी पे बात करते हैं। राना एहसान साहब, आप क्या समझते हैं कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी ये मुतालबा दोहराया था कि हमें मिसाक मईशत करना चाहिए, आपके बेशतर रहनुमा ये बातें करते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यही मुतालबा दोहराया, मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी बढ़ती जा रही है, इंतहा पसंदी की तरफ हम गामजन हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान भी ना तो PTI की तरफ से ना ही वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा जेस्चर देखने को मिला कि कहीं ना कहीं पर डेडलॉक खत्म हो सके। देखें, मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री को डील करता हूं, उसके साथ साथ मैंने फाइनेंस में भी काम किया है पिछले 2-3 महीनों में। जितना मैं समझा हूं और जितना मैंने देखा है, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो तब तक हल नहीं होंगे जब तक जितने स्टेक होल्डर्स हैं
सर जोड़ के एक मिनिमलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग में ना आ जाएं कि हमने मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। मिसाल के तौर पे 200 कंपनियां हैं जो हुकूमत पाकिस्तान चलाती है, जिसको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहते हैं, सारी नुकसान में है और पिछले 75 साल में ठीक नहीं हो सकी। तो क्या वो हुकूमत को उन कंपनियों को चलाने की जरूरत है? और वो जो ब्लीडिंग, जो आपकी मईशत नुकसान जो उठाती है उन कंपनियों के नुकसान से, तो ये वो सारी चीजें हैं, पहलू हैं जिनके ऊपर हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुरक्कत करने की जरूरत है। और उसमें जब तक मैं रिपीट करूंगा, ना ये पीटीआई अकेली कर सकती है ये काम, ना हम लोग अकेले कर सकते हैं, ये इकट्ठे होके फैसले होंगे तो आगे चलेंगे। मैं पिछली कॉन्वर्सेशन के ऊपर सिर्फ कमेंट करना चाहता हूं। देखिए, सिविलियन सुपरमेसी की हम बात कर रहे हैं, मैं जमशेद साहब की हर बात से एग्री करता हूं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन आप सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे हैं और इलेक्शन की बातचीत आप हमारे साथ नहीं करना चाहते, वो आप उनके साथ करना चाहते। तो हमें पहले अपने अमाल ठीक करने की जरूरत है, फिर हम सिविलियन सुपरमेसी की भी बात करें। हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी जरूरत है। दोनों, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बेहद जरूरी है ताकि रूल्स ऑफ द गेम तयन हो, हमें पता हो हमने किस हद तक जाना है, लेकिन ये कितना हमने मजबी कार्ड इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना। आपको कोई ना कोई तो इशारा देना पड़ेगा और वो इशारा किसी तरफ से भी दिखाई नहीं देता। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि आप जो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे हम बात करना चाहते हैं, इन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हमने सियासत करनी है, वो इकोनॉमी पे होती है। फिर दूसरी अभी ये जब इनके साथ इंसिडेंट हुआ, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई, मैंने जो है वो कंडेम किया, हमें बहुत बुरा लगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए इस मुल्क में, उन्होंने हमारे पे कत्ल का इल्जाम लगा दिया। यानी कि कहने का मतलब, ठहरे तो कहां ठहरे, यानी कि कोई जब हम हाथ आगे ये पंजाब के इलेक्शन जीते ज़िमनी हमने मुबारकबाद दी, इन्होंने फिर हमला शुरू कर दिया। जब आप कहेंगे कि हमने इनके साथ बैठना ही नहीं है, हम दहशतगर्दों के साथ बैठ जाएंगे, टीटीपी के साथ बैठ जाएंगे, लेकिन हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, तो फिर मुझे बताएं कि ये रुकावट कहां से आ रही है। हम तो समझते हैं कि इनको ऑपोजिशन में आना चाहिए। साहब, थोड़ा सा माजी दोहराता हूं। जब 2011 में मौलाना फजलुर रहमान साहब के एक जलसे पे हमला हुआ था, खुदकुश धमाका हुआ, वो तकरीबन उनसे 900 मीटर की दूरी पे हुआ, तमाम लोगों ने उसकी मजम्मत की थी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने CIA के ऊपर इल्जाम लगाया था और वफाकी हुकूमत को साथ में मुलव्वस होने का भी इशारा दिया था कि वफाकी हुकूमत की हिमा पे ये हमला करवाया गया। उस वक्त भी तो उनकी बात थी, ये अलग बात कि उनकी मंशा के मुताबिक FIR न दर्ज हो सके। देखें, मैं समझता हूं कि हमें इल्जामात से बढ़ के हमें एक बैठ के ये मामला तय करने। अगर आज PTI इलेक्शन मांग रही है और हमारे से नहीं मांग रही, वो इस्टेब्लिशमेंट से मांग रही है, और वो अगर उनको इलेक्शन दे देते हैं तो कल क्या चीज रोकेगी कि फिर ऑपोजिशन खड़ी हो जाए 6 महीने बाद और फिर जो है कहे कि इस्टेब्लिशमेंट हमें जल्दी इलेक्शन। बहुत अहम नुकता, इसी पे चीमा साहब की राय लेता हूं। चीमा साहब, एक अहम नुकता उठाया गया है। बात यह है कि जब आपका दौरे हुकूमत था तब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के साथ भी बैठ के बातचीत नहीं करना चाहते थे उन मामलात के ऊपर भी जिन मामलात पे अपोजिशन लीडर की राय दरकार होती है आईनी तौर पे। अब वो ये कहते हैं कि आप फिर हमसे बात नहीं करना चाहते, किसी और से बात करना चाहते हैं, तो मामलात का हल किस तरीके से होगा? नहीं, ये बात जो है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को या पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में डायलॉग करना चाहिए, बात ठीक है, ये बात ठीक है और मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ सीखते हैं। इशू इसमें ये था, मैं आपको बता देता हूँ, इशू इसमें उस वक्त ये था कि पहली बात तो ये कि जो चार्टर ऑफ अपना इकोनॉमी ये नहीं होता, ये हमेशा हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बड़ी जायज़ बात है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल होना चाहिए, हो सकता है, और उस पर एजेंडा तय होना चाहिए। दूसरी जो बात है कि चार्टर ऑफ क्या नाम है इकोनॉमी, ये तो बेसिकली आपने दूसरे से बेहतर परफॉर्म करना है, फिर अगले साल जाके उसकी बेस पे वोट मांगना है। मैं समझता हूं कि यहां पे कभी भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होना चाहिए। पार्टियां आए, हुकूमतें आए, अपना अपना परफॉर्म करें, परफॉर्म करके जाएं अवाम में, तो उससे बड़ी जल्दी पाकिस्तान तरक्की शुरू कर देगा। लिहाजा लेकिन जब आप करें कि इनके साथ हम बात करने की कोशिश करते थे, दो जगह बड़ा मतलब आपके लिए अजीब सा वाकया हुआ। एक तो ये कि जब भी बात हुई, मतलब ये राणा साहब से माइंड करें, मुनासिब नहीं ये बात मेरी टोके ना, वहां पे ये जो बात इमरान खान साहब करते थे बिल्कुल सच्ची बात थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि ये मांगते थे NRO।
एनआरओ मांगने, एनआरओ जो है वो हमारा एजेंडा ही वो था कि हमने यहाँ पे आपका एहतसाब करना है। वो अलग बात है, हम नहीं कर सके, हमें नहीं करने दिया गया। सो मैं बेसिकली यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि इकानमी के हवाले से, इकानमी जो है ये इसका बड़ा तल्लक है स्टेबिलिटी से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकानमी ठीक नहीं हो सकती। ये जो पैसा है ये दुनिया की बुज़दिल तरीन कमोडिटी है। ये जहां कहीं खतरा होता है वहां से उड़ जाता है, जहां खतरा होता है वहां आता नहीं है। चले, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बैठने को तरजीह देते हैं तो उम्मीद भी ये की जाती है। मैं चीमा साहब, वक्त कम है, एक आखिरी कमेंट हिलाली साहब को मुझे लेना है, आखिरी मिनट है। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में लॉन्ग मार्च अगर शुरू होता है तो सेकंड लीडरशिप आवाम की मकबूलियत किस तरह अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब रहेगी? उसके अलावा इनके पास तो कोई लीडर है नहीं। तो मेरे ख्याल में ये सवाल का जवाब बड़ा आसान है। दूसरे जो हैं वो इतने सेकंड टियर पे हैं कि वो उनका कोई बात भी नहीं सुनेगा और ना उनके पास कैपेबिलिटी है, ना यूनिटी पार्टी में रहेगी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान 1947 में 35 मिलियन लोग पाकिस्तानी थे। 1935 में वेस्ट पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान है, इस वक्त 230 मिलियन हैं। और आपको मैं बता दूं कि इंडस्ट्रीज बताता है कि पाकिस्तान का पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है। पाकिस्तान कुछ चंद साल में अपने आप के लोगों को जो खाना है वो नहीं खिला सकेगा, इसलिए आपकी प्रोडक्टिविटी पर कैपिटल है ही नहीं। तो सोच लो बच्चों, सोच लो, अभी सोचो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाओ और जितना भी तकलीफ होता है